हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके अलावा हम रिलेशनशिप देखेंगे टीआर में, एआर में और एमआर में। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी यूटिलिटी कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया इन डिटेल में। उसके क्या क्या हमने एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड को देखा है। यूटिलिटी में हमने देखा है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। तो आइए आज के सेशन में हम अप्रोचेस से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने नेट वाला भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारा इन डेप्थ डिस्कशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स इन पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाले भैया का, वहां पे आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा। सो चलिए लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। सो द वेरी फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज law of diminishing marginal utility. Now what do you understand by the term diminishing? Diminishing means ki ghatna, it means ki reduction. You can correlate here that it means that reduction ma'am, ठीक है। and what do you mean by the term marginal? marginal को हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एडिशन से कोरिलेट करके देख रहे हैं, है ना। तो अब बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहने का क्या मतलब है मैम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब है कि हर एक एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होते जा रहा है। और वही रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी को हम किस नाम से रिफ्लेक्ट करके शो कर रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक एडिशनल कंसेप्ट से जो हमारा, हर एक एडिशनल कंजम्पशन से जो हमारा यूटिलिटी घटते जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो चलिए इन डिटेल डिस्कस करते हैं और इसके अंदर क्या है। इसको किसने प्रपोज किया था या किसने लाया है इस कंसेप्ट को, तो इसको एच गॉसन ने लाया है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसे गॉसन्स के फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that it was proposed by a German economist, that is H.H. Gaussen. That's why we call this law as a Gausson's first law of consumption. ठीक है, अब और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में और क्या क्या होता है मैम। तो द वेरी फर्स्ट दैट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट यूटिलिटी गेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे अपने किसी कमोडिटी का, प्रोडक्ट का, तो कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी आपको पहले सबसे फर्स्ट कंजम्पशन पे मिला था वो कहीं ना कहीं सेकंड कंजम्पशन पे आते आते थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड कंजम्पशन पे आते आते और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यूटिलिटी रिड्यूस होते जाता है, जो इस लॉ में बताया गया है। इस लॉ में एक रिलेशनशिप डिफाइन करने की कोशिश की गई है, जो कि है आपका यूटिलिटी के बीच में और जो भी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके बीच में। लुक यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट अ सब्सटैंशियल कोरिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ एन आइटम कंज्यूम्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस लॉ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यूटिलिटी और कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी के जो एक कोरिलेशन, जो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप शो हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करता है ये। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल से किस तरीके से समझ सकते हैं मैम। एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। अब आपकी मम्मियां जब रोटी खिलाती हैं आपको, तो सबसे पहले अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपके प्लेट में एक रोटी सर्व किया आपकी मम्मी ने, तो उससे आपको सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर मम्मी दूसरी रोटी लेके आती है, उससे थोड़ा कम हो जाएगा आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फर्स्ट रोटी में आपकी भूख मिट चुकी है, जो आपको बहुत तेज भूख लगी थी, जिसके लिए आप इतने देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही मम्मी आपके प्लेट में थर्ड रोटी रखती है, आपकी कंजम्पशन और रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से मम्मी फोर्थ रखेंगी और कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो जब रोटियां एक बाय वन बढ़ाते जा रही है, वो एडिशनल देते जा रही है, तो आपकी कंजम्पशन तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका यूटिलिटी क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है मैम। और एक फेज ऐसा आएगा जब आपने इतना कंजम्पशन कर लिया होगा जहां पे आपकी यूटिलिटी एक फेज में आके जीरो भी हो सकती है, जहां पे आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। अगर आप उससे ज्यादा चले गए, जब आपको ऐसा लगा कि अब आप और ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हो, इट विल बी ओवर टू ऑल दैट कंजम्पशन, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी नेगेटिव भी जा सकती है। तो चलिए इसके assumptions पढ़ते हैं क्या क्या है। So the very first assumption of law of diminishing marginal utility says that units of a commodity should be consumed in a continuous manner at a particular time. अब कहने का क्या मतलब है
कहने का ये मतलब है कि जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तो ये कॉन्टिन्यूअस या फिर ऑन गोइंग होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अगर आप रोटियां खा रहे हो बैठ के तो वो कहीं ना कहीं एक ऑन गोइंग चल रहा है, एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको वहां पे देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इज देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस। अब जो अदर फैक्टर्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको इकोनॉमिक्स के, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस और कहीं ना कहीं डिमांड को लेके कोरिलेशन उनके बीच में बताता है, कैसा इनवर्स रिलेशनशिप। उसके अलावा हमने बोला था कि अगर लॉ ऑफ डिमांड अगर हमें फॉलो करवाना है तो हमें जो अदर फैक्टर्स है उन्हें क्या मानना होगा, कांस्टेंट, दे शुड नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन। वो अगर चेंज हो जाएगा तो आपका लॉ ऑफ डिमांड वहां पे फॉलो होना बंद हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है, अजम्पशन में भी वही बात हो रही है कि इन्होंने बोला कि आप सारे जो अदर फैक्टर्स है, जो भी आपका टेस्ट हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया, जो भी लाइफस्टाइल्स, ये सारी चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर इनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगी तो क्या आपका यूटिलिटी या फिर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ या कंसेप्ट हम पढ़ रहे वो बन पाएगा? नो मैम, नहीं बन पाएगा। हमें सिर्फ चेंजेस किसमें देखने को मिलेंगे? प्राइस में। हमें चेंजेस डिमांड में, हमें चेंजेस यूटिलिटी में, लेकिन ये जो अदर फैक्टर्स है उन्हें हमें हमेशा कांस्टेंट मान के चलना है। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इज रैशनल। अब जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो कहीं ना कहीं रैशनली कर रहे हो, लॉजिकली कर रहे हो, आप सोच समझ के कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस करते जा रहे हो। तब आपको रियलाइज हो रहा है कि अब यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये है, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको बता रहा है आप रैशनल हो, आप लॉजिकल हो जब चीजों को कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज दैट the price of all units of a commodity and their substitute will be the same। अगेन सेम चीज बोल रहा है कि जो प्राइसेस है यूनिट्स का, जो भी सब्सटीट्यूट गुड्स है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होगा उनका भी प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस, क्या क्या है इनके। सो द वेरी फर्स्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स दैट सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये ऐसे गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका मल्टीपल सेटिस्फैक्शन या बोल सकते हैं मल्टीपल यूज हो। अब ऐसा इसलिए बोल रहा है मैम क्योंकि अगर एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका फुलफिल हो जा रहा है उस प्रोडक्ट से, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस वो प्रोडक्ट से जो उस टाइम पे वो उसका यूजेस है उससे तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो यूज करने के बाद। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अब जैसे उसका अगर सिंगल यूज होता तो वो कहीं ना कहीं दोबारा जब आप उसे यूज करोगे तो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा आपका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके मल्टीपल यूजेस है तो वो हर एक यूजेस में आपको उसी लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। इसीलिए बोल रहा है ये कि वो जो कॉमोडिटी या प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो या जो भी यूज कर रहे हो उसका मल्टीपल यूजेस नहीं होना चाहिए, डिफरेंट वांट्स को वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इट डज नॉट अप्लाई फॉर रेयर कलेक्शंस। रेयर कलेक्शंस के लिए क्यों अप्लाई नहीं होगा? अब ना कुछ लोगों को कलेक्शंस करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, वो शुरू से ही, ऐसा मेरे साथ भी है कि मैं थोड़ी यूनिक कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक रखती हूँ। मैं जो भी बाहर की कंट्रीज हैं उनसे मुझे अगर वहां से कोई लोग आते हैं उनसे मुझे कुछ उनके पैसे मिलते हैं, जो भी करेंसीज वहां चलती है वो मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ठीक है, हर लोगों को कुछ ना कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। अब उस केस में क्या होगा ना कि जो भी कॉमोडिटी को या जो भी गुड्स को उन्हें कलेक्ट करने का शौक है, जो भी उनकी इच्छा है, वो उन्हें अगर एडिशनल मिलते जाएगी ना तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ाते जाएगा, ना कि रिड्यूस करेगा। इसीलिए कह रहा है कि ये रेयर कलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हर एक जो एडिशनल यूनिट्स आपको मिलेंगे, जो एडिशनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा ना कि घटेगा। Next is the law does not hold true when there is a change in the availability of complementary and substitute goods। Again saying the same thing कि ये substitute goods जो भी एक दूसरे को हटा सकता है, जैसे टी की जगह पे कॉफी ले लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स में भी फॉलो नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया आपका? कार, पेट्रोल, पेन, इंक, इस तरीके के एग्जांपल्स ले सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये लॉ। नेक्स्ट इज दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कंसेप्ट क्या बोलता है और इसे और किस किस नामों से हम जानते हैं? इसको लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, एंड गॉसन्स का ये सेकेंड लॉ था। पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड लॉ इज योर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड द गॉसियन सेकेंड लॉ। इस लॉ का क्या मानना है? इस लॉ का यही कहना है मैम कि आप कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हो, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेने का कोशिश करते हो। अब किस तरीके से? अब किसी का लिमिटेड इनकम होगा, सपोज किसी का 10,000 का ही इनकम है, वो अपने सारे नीड्स को सोचेगा उन 10,000 में वो मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल कर ले अपने। तो ये कहीं ना कहीं हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि आप कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स एक्वायर करना चाहते हो। This law is based on the principle of obtaining a maximum satisfaction on a limited income. Same चीज यहाँ पे बोल रहा है। This law states that a consumer should spend a limited income on different commodities in such a way that last rupees spent on each commodity yield him equal marginal utility in order to gain a maximum satisfaction. इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी इनकम आप खर्च कर रहे हो, जिस भी कॉमोडिटी को परचेज करने में, कंज्यूम करने में, वो जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको क्या देना चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना चाहिए जब आप अपना एक पार्ट ऑफ इनकम को खर्च कर रहे हो, अपना कुछ इनकम लगा रहे हो किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कॉमोडिटीज, अब ए बी एन इस तरीके के कॉमोडिटीज समझ लीजिए। अगर ए कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है केस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या हम लिख सकते हैं? दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी ए डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी विच इज ए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी ए डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी विच इज ए। इसी तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आइए देख लेते हैं इनके क्या क्या अजम्पशन है मैम। So the very first assumption says that there will be no change in the price of the goods and services. इनका ये assumption है या ये कहना चाहते हैं कि जो goods और commodity है उनके prices में हमें कोई changes नहीं देखने को मिलेंगे। Next is that the consumer, उनमें कोई changes आना नहीं चाहिए, इनके कहने का ये मतलब है। Next is that consumer has a fixed income. इसका कहने का, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया तो मैंने यही चीज आपको बोला कि कहीं ना कहीं लिमिटेड इनकम होते हैं, उनको वो खर्च करके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेना चाह रहे हैं। तो वो सेम चीज कह रहे हैं कि लोगों के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम है, उसे वो खर्च करते हैं किसी कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी के लिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब इनका एक और अजम्पशन क्या था कि कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी का जो है वो कांस्टेंट मान रहे हैं ये। अब क्या कांस्टेंट हो सकता है? प्रैक्टिकली आप सोचिए इस चीज को कि आपको अगर पैसे आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लेवल ऑफ क्या सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा मैम। वो क्या कांस्टेंट रहेगा? आज सपोज आपके पापा आपका पॉकेट मनी 500 देते हैं, कल आपके पापा पॉकेट मनी बढ़ा के 700 कर देते हैं, उसके बाद वो बढ़ा के 1000 कर देते हैं, तो क्या आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा? लेकिन इसने बोला है कि हमें मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें कांस्टेंट मान के चलना है। जो भी एडिशनल यूनिट्स ऐड होंगे उन्हें हमें कांस्टेंट मान के चलना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द TR, MR एंड AR। TR, MR, AR कहने का क्या मतलब है मैम? तो TR आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, MR आपका मार्जिनल हो गया और AR आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब इसको समझने से पहले आप समझिए कि किस तरीके से प्राइसेस को सेट किया जाता है। अब इसको समझने से पहले ये समझिए कि किस तरीके से प्राइसेस को सेट किया जाता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले बात करें हम टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू क्या है आपका? इट इज दैट अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। टोटल रेवेन्यू कहने का मतलब है जो टोटल अमाउंट कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया किसी प्रोडक्ट को, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू दैट यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेल ऑफ दैट टोटल आउटपुट। Next, as a result, that the price per unit of output and the number of units sold determine their total revenue। कहने का मतलब है जो भी आप आउटपुट सेल कर रहे हो उसका जो पर यूनिट प्राइस होगा और जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हो, सपोज अगर हम यहाँ पे 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं
और एक प्रोडक्ट का प्राइस है सपोज 5 रुपीज, वन प्रोडक्ट प्राइस कॉस्ट यू ₹5, ठीक है। तो ये जो आपका बोल रहा है कि दैट प्राइस ऑफ दैट पर यूनिट और पर यूनिट ऑफ दैट आउटपुट एंड द टोटल यूनिट विच यू सेल इज योर कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, दैट्स व्हाट टोटल रेवेन्यू वी गेट, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज सेम, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर, अब जैसे कि मैंने बोला था 10 क्वांटिटी हम बेच रहे हैं और पर यूनिट प्राइस क्या है आपका 5, तो टोटल रेवेन्यू कितना निकल के आ रहा है आपका 50, दैट इज व्हाट योर टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल इक्वी मार्जिनल सब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसमें इकोनॉमिक्स में। तो मार्जिनल वर्ड से कहीं ना कहीं अब तो आप इजिली कोरिलेट कर पा रहे हो एडिशनल यूनिट कि एडिशन हो रहा है मैम कहीं ना कहीं। तो जो भी एडिशनल यूनिट्स को आप बेच के जो पैसा ले रहे हो दैट इज योर व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू। कहने का क्या मतलब है दैट अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस मेक्स ऑन द सेल ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। अगर उसने 10 यूनिट बेचा, उसमें एक और यूनिट फिर उसने बाद में बेचा, तो ये जो 11 यूनिट या बोल सकते ये जो एक यूनिट हमने एडिशनल उसमें फिर से बेचा, उसको बेचने के बाद जो हमें प्राइस ऑब्टेन हो रहा है, उसको बेचने का जो हमें पैसे आ रहे हैं, दैट्स व्हाट योर मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ to put it another way, it is that additional revenue that a business makes when it sells an additional unit। वो जो 10 के बाद उसने एक और यूनिट को बेचा, उससे जो उसको रेवेन्यू आ रहा है, that is what your marginal revenue says। अब मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू एन, सपोज कि अगर 5 हुआ दैट मीन्स TR इज इक्वल टू 5 - 1, तो दैट इज योर टोटल रेवेन्यू। सपोज जो भी होगा आपका टोटल रेवेन्यू में जो भी आपका ये n का वैल्यू होगा और उससे फिर आप टोटल रेवेन्यू में जो भी n का वैल्यू होगा उससे माइनस कर दोगे, तो दैट इज योर 10 का पावर 5 माइनस दैट इज 10 का पावर 4। इस तरीके से आप मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ मैम, अब एवरेज रेवेन्यू बोलता है दैट इट इज दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी मेक्स ईच यूनिट ऑफ एन आउटपुट सोल्ड। टोटल जितना उसका हुआ, जितना भी आउटपुट उसने सेल किया था, उसमें जो ईच यूनिट था आउटपुट का, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे दैट इज टोटल रेवेन्यू जो भी आपका जनरेट हुआ। सपोज 50 रुपीज का अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की थी, तो 2 क्वांटिटी अगर सोल्ड की थी, तो ये जो 25 आपका निकल के आ रहा है दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू। दैट्स व्हाट एवरेज रेवेन्यू बोलता है कि जो टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसमें क्वांटिटी जितना आपने सोल्ड आउट किया है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो जितना आपने सेल किया है उतना उससे डिवाइड कर दो जितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो इजिली आपका एवरेज रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब आइए देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। So it says that MR pertains to a change in TR only on the account that last unit sold। अब जो भी आपने लास्ट यूनिट सोल्ड किया था, जैसे मैंने बोला था अगर आपने 10 यूनिट ही बेचा है, अब उसमें जो आपने एक एडिशनल यूनिट बेच दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो चेंज हो जाएगा। आपने टोटल रेवेन्यू में और एक और ऐड कर दिया यूनिट सेल करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, वहां पे चेंज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड AR is based on all units for the firm sales. Therefore, even a small change in AR causes a much bigger change in MR। एवरेज रेवेन्यू में अगर थोड़ा भी चेंजेस देखने को मिले, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 25 अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरेज रेवेन्यू तो आपका टोटल से निकल के आ रहा है, वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से निकल के आ रहा है, लेकिन उसमें जो आपने एक एक एडिशनल जोड़ा था उसका कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पहले 10 में एक जोड़ रहे थे, फिर 10 में एक जोड़ोगे, तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये तो आपका ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर ऐसे ही कर करके जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू तो ऐड होते जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए कह रहा है कि एवरेज रेवेन्यू में तो कम चेंजेस देखने को मिलेंगे कंपेयरिंग टू द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू में हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली व्हेन AR इंक्रीजेस, MR इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर एक्सटेंट टू। अब उसी तरीके से अगर AR 25 से सपोज 50 जा रहा है, तो उसी तरीके से अगर MR यहाँ पे 12 होगा तो वो 24 से चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे।
AR and MR are equal only when AR is constant. अब कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है मैम? अब सपोज जितना भी सेलिंग हो रहा है, अगर 25 ही हमारा AR है, तो क्या MR बढ़ेगा इस केस में? नो मैम, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब AR तो आपका फिक्स्ड है। अब AR का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हम उसमें एडिशनल फिर कैसे ला सकते हैं जब वो एज इट इज है? एवरेज रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं आपका मार्जिनल को भी लेके चल रहा है, जो भी हम एडिशनल सेल कर रहे हैं उससे ही तो हम एवरेज रेवेन्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम उसको ही कांस्टेंट मान लिए तो वो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा वहां पे कहां से बढ़ेगा? नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ फर्म डज नॉट सेल एनी यूनिट इफ AR एंड TR बिकम्स ईदर जीरो और नेगेटिव। अगर आपका TR और AR ही जीरो हो गया तो आपको क्या यहाँ पे पता चल रहा है ना कि फर्म जो है वो कुछ भी नहीं बेच रहा है। कैसे नहीं बेच रहा है? जब टोटल रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है किसी कंपनी का, तो वहां पे सेलिंग नहीं हो रही है। दैट इज वेरी क्लियर। अगर नेगेटिव जा रहा है तब भी समझ लो कि कंपनी उस टाइम पे लॉस में चल रही है, उनकी सेलिंग नहीं हो रही है उस तरीके की, जीरो है तो कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पे बोल सकते हैं कि जो TR और AR है वहां पे जीरो या नेगेटिव हो जाता है। However, there are the times when MR is negative, especially if the prices fall is big. MR भी नेगेटिव किस केस में जा सकता है? जब प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए। अगर 10 था पहले किसी कॉमोडिटी या यूनिट का प्राइस और 10 से अगर 8 आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो एडिशनल हम बेचेंगे उसमें भी तो रिडक्शन देखने को मिलेगा, वो नेगेटिव होते जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो MR है वो नेगेटिव हो रहा है प्राइसेस के वजह से। प्राइसेस गिरते जा रही है, 10 से 8 हो गया मैम, फिर 6 हो गया, तो ये जो एडिशनल आप बेचते जाओगे इसमें वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होते जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव चला जाएगा। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चलिए इसको समझते हैं। The very first, understanding the link between TR is also crucial for comprehending the fundamental। अब क्या बोलता है ना कि अब TR और जो MR है आपका, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, TR curve will rise at a decreasing pace if MR is declining as the volume of sales increases। अगर सेल्स बढ़ जाएगा आपका, पहले 10 यूनिट सेल कर रहे थे आप, अब 10 से आप 15 यूनिट अगर सेल कर रहे हो, तो जो TR है टोटल रेवेन्यू भी तो आपका बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, मैं एक कर्व से समझा देती हूँ आपको। पहले क्या था, हम 10 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं, 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे। पहले 10 कर रहे थे हम यूनिट्स कंज्यूम, उसके बाद हमने क्या किया, 15 यूनिट्स कंज्यूम, और उसके बाद हमने 20 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, MR जो था वो आपका घटते जा रहा था जैसे जैसे आप सेल्स बढ़ाए जा रहे थे अपना। ठीक है, तो MR क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, MR यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, इट्स नॉट वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आपका MR क्या हो रहा है, MR डिक्रीज होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं TR कर्व जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन वो क्या में बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट में। क्योंकि जब MR गिरते जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू भी गिरेगा, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, वो धीरे 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 गिरेगा। ठीक है, वो राइज तो कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिवली गिरेगा। एडिशनली TR कर्व स्लोप्स टू डाउनवर्ड, जैसे कि मैंने बोला वो डिक्लाइनिंग होगा, वो भले ही राइज कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली डिक्लाइन होगा, इसीलिए बोला गया है कि वो डाउनवर्ड स्लोप्स होगा आपका। नेक्स्ट, AR एंड MR रिलेशनशिप व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि प्राइसेस एज इट इज रहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ्लक्चुएट हो सकता है? नो मैम, प्राइसेस वहां पे इसलिए भी होना है क्योंकि वहां पे जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वो प्राइसेस को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, उन्हें एज इट इज मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि वहां पे हर एक सेलर के पास होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजेनस कहने का मतलब है सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास। तो in marketplaces with perfect competition, no firm in the industry can affect the market price as the prices of the commodity stays the same at all the output levels।
एट दैट सेम प्राइस द प्रोडक्ट सेल में इंक्रीज और डिक्रीज। अब वो सेम ही प्राइस है, सपोज अगर कोई 50 रुपए में बेच रहा है किसी एक यूनिट को, तो 50 ही रहेगा, चाहे वो 10 यूनिट को बेचे या 20 यूनिट्स को बेचे। यूनिट तो बढ़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्राइस है वो एज इट इज सेम है। नेक्स्ट, दिस सजेस्ट दैट द एडिशनल यूनिट एमआर विल बी द सेम प्राइस एज एआर। अब कहीं ना कहीं जो हम एडिशनल यूनिट्स को भी बेच रहे होंगे, सपोज अगर हम 10 यूनिट्स बेच रहे हैं उसमें हम और 2 यूनिट्स को बाद में बेचते हैं, तो उससे जो एमआर है, सॉरी, उससे जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं सेम रहेगा। जैसे कि अगर 10 यूनिट्स आप 50 रुपीज में सेल कर रहे हो, उसी तरीके से 20 यूनिट्स अगर आप 100 रुपीज में सेल कर रहे हो, और 2 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अगर 5 है तो 10 यूनिट्स टोटल 10 रुपीज का आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। तो जब 10 रुपीज का सेल कर रहे हो तो वहां कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका दिख रहा है वो 10 रुपीज का दिख रहा है। उसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू, जैसे कि अब रेवेन्यू यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू तो यहाँ पे 10 जनरेट हो रहा है, ये जो मार्जिनल से हम कर रहे हैं। तो हमने एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे हम 2 एडिशनल क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी बोले तो 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेट कितना हो रहा है हमारा 60। तो यहाँ पे कितना आ गया 5। तो ये कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। ये देखिए 5 कैसे आया, यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू अगर 5 निकल के आया है और हमें एक मार्जिनल रेवेन्यू में बोल रहा है कि एक यूनिट अगर हम बेच रहे हैं तो 5 रुपीज का बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एमआर और जो एआर है आपका सेम है। इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए एआर का फॉर्मूला होता है मैम हमारा टीआर डिवाइडेड बाई क्यू। हम यहाँ पे 2 एडिशनल यूनिट्स बेच रहे हैं जिसमें कि एक एडिशनल यूनिट का प्राइस कितना है मैम 5 रुपीज, क्योंकि 10 यूनिट्स को हम कितने में बेच रहे हैं 50 रुपीज में। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज पर यूनिट कॉस्ट यू 5 रुपीज। तो वो टीआर डिवाइडेड बाई क्यू किया हमने। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था आपके पास 60 रुपीज आ रहा था, उधर 10 यूनिट्स को बेच के 50 रुपीज, एंड एडिशनल जो आपने 2 यूनिट्स बेचे थे उसमें 10 रुपीज आ रहा था, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई टोटल हमने यूनिट्स कितने बेच दिए मैम 12 यूनिट बेच दिए, उधर 10 और इधर 2। तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना निकल के आ गया 5। वहीं हमने मार्जिनल रेवेन्यू देखा था कि पर यूनिट जो हम सेल कर रहे हैं दैट कॉस्ट अराउंड 5 रुपीज। तो कहीं ना कहीं एवरेज और मार्जिनल यहाँ पे सेम हो गया आपका। एंड दिस रिजल्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आइए इसको देखते हैं कर्व में कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखिए यूनिट्स हमने एक बेचा, प्राइस था 10, क्योंकि हमने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, जितना भी यूनिट सेल कर रहे हैं हम 1 से 5 यूनिट्स में गए लेकिन प्राइसेस एज इट इज 10 रुपीज सेम रहा है। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू सबका सेम है, क्योंकि सपोज हम एक यूनिट्स मार्जिनल रेवेन्यू आपका एडिशनल यूनिट्स होता है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकल रहा है आपका, प्राइस और जितना यूनिट्स आपने सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट सेल किया था 10 रुपीज में, 2 यूनिट सेल किया आपने 20 रुपीज में, 3 30। तो इस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा आपका, उसमें से एडिशनल जो था तो आप इसमें से इसको कर दो, इसमें से इसको कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस कर दो, क्योंकि आप हर एक एडिशनल यूनिट का निकाल रहे हो मार्जिनल रेवेन्यू। उसी को हम बोलते हैं जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने या सेल करने से जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, AR आपका कैसे निकल के आया था, AR आपका निकल के आया था दैट इज योर, ये देखिए यहाँ पे यूनिट्स थे 1 to 5। ठीक है, AR एंड MR इन रुपीज इज 10 20 30 40। अब एक यूनिट में आपको 10 हो रहा था, 10 रुपए पे कर रहे हो, तो आप 2 यूनिट कंज्यूम किया तो आपने फिर भी 10 रुपए ही पे किया, क्योंकि प्राइसेस तो हमारा सेम था ना, वहां पे प्राइसेस में तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था। प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था मैम। हम लोगों ने देखा था कि प्राइसेस एज इट इज कांस्टेंट है, हमारा यूनिट्स हमारा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से जब हम ग्राफ में प्लॉट किया हमने तो देखा कि अभी मैंने एग्जांपल से समझाया जहां पे आपका AR जो है MR के इक्वल हो जा रहा है, तो इसका जो कर्व होगा मैम वो हॉरिजॉन्टल होगा टू द एक्सिस। ये हम ग्राफ से ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट्स बढ़ा रहे हैं लेकिन जो प्राइसेस है वो हमारा एज इट इज 10 ही है।
और जहां पे AR और MR इक्वल हो जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ जो बनेगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि हमने प्राइसेस को यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। अगर प्राइसेस में चेंजेस होता कि सपोज 2 यूनिट का हम 20 रुपीज पे कर रहे हैं, 3 यूनिट का 30 रुपीज पे कर रहे हैं, 4 यूनिट का 40 रुपीज पे कर रहे हैं, तब ये कहीं ना कहीं ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता। नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन AR MR व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। प्राइसेस तो घट रहा है, उससे क्या हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, आउटपुट कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है मैम, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। उस केस में जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है उनका क्या रिलेशनशिप है। सो इन अ मार्केट लाइन लाइक इम्परफेक्ट मार्केट, अब यहाँ पे सिंपली बोल दिया, वो तो परफेक्ट मार्केट का आपको एग्जांपल समझ में आ रहा था। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या आपका एज इट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट वगैरह रहेंगे, तो नो मैम, द प्राइसेस टेंड टू फ्लक्चुएट, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेलर्स जो है प्राइसेस को, क्योंकि वहां पे क्या है मैम, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स नहीं है मार्केट के अंदर, एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना सप्लाई, अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा, डिमांड बूस्ट कर जाएगा, और वहीं पे अगर आपका डिमांड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो क्या बोल रहा है, जितना डिमांड और जितना सप्लाई है मार्केट में उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या होती है, ज्यादा जाती है या कम जाती है। सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज्यादा जाएंगी, डिमांड ज्यादा जाएगा, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस हो सकते हैं नीचे आ जाए, डिमांड भी आपका नीचे आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इनका रिलेशनशिप देखा जाता है। अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। अब वो अपना सेल्स इसमें बोल रहे हैं कि तभी बढ़ा सकते हैं जब उनका प्राइसेस क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, द AR फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन सेल्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा मैम। कब गिरेगा, किस केस में गिरेगा, जब आप सेल्स को बढ़ा दोगे। सपोज इसका फॉर्मूला था आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें आप पहले क्या कर रहे थे, टोटल रेवेन्यू आपका आ रहा था सपोज 10, क्वांटिटी आप कितना सेल कर रहे थे 2, ठीक है। अब सेम हम रखते हैं AR इज इक्वल टू, अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, सेल बढ़ा दिया अपना, तो कहीं ना कहीं टोटल रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। जब यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। तो सपोज यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 20 हो गया मैम, 20 हो गया। अब आप कितने यूनिट्स आप बेच रहे हो, तो आपका कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोज 5 क्वांटिटीज आप सोल्ड कर रहे हो आप 20 रेवेन्यू पे, तो ये 4, तो ये देख रहे हो आप कहीं ना कहीं एवरेज रेवेन्यू आपका क्या हुआ, 5 से घट के 4 पे आ गया। इसीलिए बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू घटेगा जब आप सेल्स बढ़ाओगे, जब यूनिट्स का जो आप कंजम्पशन है वो बढ़ा दोगे, तो कहीं ना कहीं आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। Next is that revenue from each every additional unit that MR will be less than AR। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा मैम। ये यूनिट्स एक कंज्यूम कर रहे हो, एवरेज रेवेन्यू आपका 10 है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी यहाँ पे 10 होगा, MR भी 10 होगा, क्योंकि एक यूनिट आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। जैसे ही आप 2 यूनिट कंज्यूम करते हो, AR आपका घट जाता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर एक यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू आपका एक है, एक, तो दैट इज योर 10, यहाँ पे 10 आया AR। अब उसी तरीके से एग्जांपल से समझो कि अगर टोटल रेवेन्यू हम 16 जनरेट कर रहे हैं और यूनिट 2 कंज्यूम कर रहे हो तो 8, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, घट रहा है, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, वो नेगेटिव नहीं गया है मैम, अभी तक पॉजिटिव नंबर्स में ही घट रहा है वो। उसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू निकलते जाएगा, आप TR में से माइनस करते जाओ, पहले 10 था TR आपका, फिर 16 आया तो उससे 6 आ गया, इसी तरीके से डिडक्ट करके आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो गया है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू 0 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या हुआ, एज इट इज सेम रहा मैम। पहले भी टोटल रेवेन्यू 18 ही बन रहा था, अब भी टोटल रेवेन्यू हम कहीं ना कहीं 18 ही बना पा रहे हैं, तो वहां पे हम कोई भी एडिशनल यूनिट्स को हमने नहीं बेचा है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या बन के आ रहा है, 0। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला नेगेटिव क्यों बन गया, आप टोटल रेवेन्यू अब तो और कम जनरेट कर रहे हो मैम, पहले तो 18 पे ही रुक गए थे, लेकिन अब 18 से भी नीचे आके आप सिर्फ 10 ही जनरेट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, और घट गया, क्योंकि आप एडिशनल यूनिट तो कुछ बेच नहीं रहे, और उल्टा आप कम पे आ गए, टोटल रेवेन्यू और कम हो गया आपका, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो गया यहाँ पे। ये ग्राफ से आप समझ सकते हो, जैसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी यूनिट्स आपने लिए होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका प्राइसेस होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइसेस जैसे ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पे जब प्राइसेस गिर रही है, सपोज यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगी 20 होंगी मैम, फिर हमारा प्राइसेस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 13 12, इस तरीके से प्राइसेस ले सकते हो आप। प्राइसेस ले रहे हो तो क्या देख रहे हो, एक यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे तब आपका क्या हो रहा था 10 हो रहा था, 2 को कंज्यूम कर रहे हो 12 हो रहा था, 3 को कंज्यूम 13 हो रहा था, 4 को कंज्यूम 15, इस तरीके से 5 को 40। तो ये कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है आपका, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो एमआर है वो एक केस में क्या हुआ नेगेटिव हो गया। यहाँ पे तो ये 0 था, यहाँ पे क्या था मैम, यहाँ पर तो वो 0 पे ही था, यहाँ पे कोई हम एडिशनल यूनिट्स को नहीं बेच रहे थे, इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 0 था। लेकिन अब हमारा जो टोटल रेवेन्यू था ना मैम, वो भी कहीं ना कहीं घट गया पहले से, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो ऑब्वियसली नेगेटिव चला गया मैम, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमारा एज इट इज, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट इज योर both AR and MR fall with an increase in output। अब आउटपुट का आप कंजम्पशन जब बढ़ाते जाओगे तो जो AR है और MR है वो गिरते जाएगा। TR डिवाइडेड बाई Q, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 यूनिट्स, 5 AR, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ ना, मैं आउटपुट का कंजम्पशन बढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे। अब रेवेन्यू यहाँ पे 10, आउटपुट का कंजम्पशन 5। तो ये एग्जाम्पल से आप समझो कि आप जैसे एडिशनल कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो यार घट रहा है आपका यहाँ पे। हाउएवर MR फॉल्स एट अ रेट मोर देन द रेट ऑफ एन AR। अब MR है वो ज्यादा घटेगा AR से यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट MR कैन फॉल टू बी 0, जो मैंने उस कर्व में दिखाया कि MR वहां पे केस में 0 चला गया, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू था वो एज इट इज था 18 का, इसलिए वहां पे एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल सेलिंग नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई द MR विल बी 0 इन दैट केस एंड इवन बिकम नेगेटिव। AR कैन नीदर नॉर बी नेगेटिव, नॉर बी 0 एंड नीदर बी नेगेटिव, एंड TR इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए इस ग्राफ से बता देती हूँ ताकि इजिली समझ में आए आपको। AR आपको कहीं पे भी यहाँ पे 0 पे नहीं आएगा आपका AR, और कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होगा, जबकि MR में आप 0 और नेगेटिव दोनों चीजें देख सकते हो, जबकि TR में भी सेम केस बोल रहा है कि कभी भी आप नेगेटिव नहीं देख सकते हो TR को, वो एज इट इज पॉजिटिव नंबर्स में ही गिरेगा। नाउ नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। अब TR MR का रिलेशनशिप हमें जानना है किस केस में, व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। कहने का क्या मतलब है मैम, जब प्राइसेस गिर रही है विद द राइज ऑफ आउटपुट, सेम चीज है, ऊपर वाला ही जो मैंने आपको समझाया वो सेम इस ग्राफ में बता रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इन द मार्केट लाइन लाइक इम्परफेक्ट मार्केट द प्राइसेस AR फॉल्स विद दिस। इस ग्राफ से समझिए, यूनिट्स बेच रहे हैं हम इतना, इतना आपका AR है, TR है, MR है, ठीक है। TR आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिवली बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि TR में आपको कभी भी नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। अब आप इसे देखो पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। पहले तो 10 था हमारा टोटल रेवेन्यू, हमने और ज्यादा यूनिट्स बेचे तो हमारा और टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, उससे और यूनिट्स बेचा तो और टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, फिर हमने क्या किया और यूनिट्स बेचा, लेकिन एज इट इज हमारा टोटल रेवेन्यू वहां पे था, और कहीं ना कहीं और हमने बेचा तो उसमें कहीं ना कहीं और कम हो गए हम, लेकिन कहीं पे भी TR जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए इसका स्लोप अपवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। वही हम MR को देखें तो MR 0 और नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका डाउनवर्ड स्लोप्स हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या और पढ़ना है हमें इसमें, इन द अबव ग्राफ द TR कर्व इंक्रीजेस एज द लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव। जब तक MR पॉजिटिव है आपको TR इंक्रीजिंग या बोल सकते हैं अपवर्ड स्लोप दिखेगा। इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट्स व्हेन MR इज 0। ये देखें इस ग्राफ में, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे TR जो है वो अपने पीक पे है, हाई पॉइंट पे है, और यहाँ पे MR कैसा दिख रहा है हमें, यहाँ पे मैम दिख रहा है ये एक्सिस पे एज इट इज 0 पे है, तो इसीलिए यहाँ पे MR क्या है 0 पे है। अब जैसे जैसे TR गिरने लगेगा तो MR क्या हो जाएगा मैम, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए TR क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है,
यहाँ पे टी आर क्या हो रहा है आपका, यहां तक तो समझ में आई चीजें कि जब वो पीक पे है मैम तो एम आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही टी आर नेगेटिव, टी आर गिरने लगेगा, पॉजिटिवली ही गिर रहा है, ये नेगेटिव नहीं गिर रहा है, जैसे टी आर पॉजिटिवली फॉल होने लगेगा आपका एम आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका रिलेशनशिप है। सिंपली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, टी आर इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव। टी आर तभी बढ़ता है जब तक एम आर पॉजिटिव होगा। टी आर जब अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एम आर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 0 पे आ जाएगा। और जैसे ही टी आर आपका घट रहा है, पॉजिटिव रेट में ही वो घटेगा, जैसे ही आपका टी आर घटेगा नीचे तो वो एम आर को कहाँ लेके चला जाएगा, नेगेटिव पे लेके चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं टी आर, ए आर, एम आर का कोरिलेशन बताता है किस तरीके से एक एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपका टी आर जो है वो बढ़ता है, और किस तरीके से अगर एज इट इज आपका टी आर है तो कहीं ना कहीं एम आर को नेगेटिव बना दे, एम आर को 0 पे ले आता है, क्योंकि आप वहां पे आप एक भी एडिशनल कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। तो ये था आज का रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में। और इसके अलावा मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वी मार्जिनल क्या होता है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ग्राफ को आपको बेसिकली इसके कंसेप्ट को समझना होगा। ये आप मगअप करके नहीं समझ सकते, उसके ग्राफ पे जो प्लॉटिंग है उसके थ्रू आप समझो कि किस तरीके से इनमें रिलेशनशिप फॉर्म होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग, और इसके अलावा हमें और भी कुछ डिस्कशंस करने हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, तो वो हम और आगे देखेंगे। So that's all about today's session. Hope you have enjoyed well. So stay connected with the net wala bhaiya.